आइए बच्चों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी क्षितिज भाग 1 का पाठ 15 करेंगे और पाठ का नाम है मेघ आए। इसके जो कवि हैं वो सर्वेश्वर दयाल जी सक्सेना है। ये काव्य खंड का पाठ है और अब हम कवि परिचय पढ़ लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में हुआ था 1927 में और सन 1983 में इनका देहांत हुआ था। इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया और बाद में दीनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। जब हम लोग छोटे थे ना, तब पराग किताब आती थी, एक पत्रिका, वो सब बच्चे पढ़ते थे। इनकी रचनाएं हैं काव्य की घंटियाँ, बाँस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। ये इनका चर्चित काव्य कृतियाँ हैं, मतलब कविताएं हैं। इसके अलावा उन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध ये सब भी लिखे और बच्चों के लिए बहुत ही बाल साहित्य की रचना की है उन्होंने। और खूंटियों पर टंगे लोग ये इनका कविता संग्रह है, इसके लिए इन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और भाव पक्ष और कला पक्ष देख लेते हैं। ईश्वर दयाल जी सक्सेना प्रकृति प्रेमी कवि हैं और इन्होंने सौंदर्य और प्रेम की बहुत ही सुंदर कविताएं लिखी है। इनके काव्य में सहजता, सरलता, स्वाभाविकता इनकी अनुभूति होती है और इनका काव्य जो है बहुत ही सुंदर प्रकृति के ऊपर रचा गया है और बच्चों के लिए इन्होंने बाल सुलभ काव्य की भी रचना की है। कला पक्ष सर्वेश्वर दयाल जी सक्सेना की भाषा सहज, सरल, लोक जीवन के लिए बहुत ही अच्छी है और व्यवहारिक भाषा है और इनमें सभी को अपनी ओर आकर्षित, अपने काव्य की ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति है। इनकी जो शैली है वो चित्रात्मक है, जीवंतता है इनके सौंदर्य में और इनकी जो कल्पना है वह भी बहुत ही दुर्लभ काव्य कृतियों में उपलब्ध है। और इनकी जो भाषा में उपमा, रूपक, अलंकारों का तथा मानवीकरण अलंकार, जहाँ पे भी प्रकृति में प्रकृति और मनुष्य की तुलना की गई हो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार लिख सकते हो आप। और इसकी बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति अपने काव्य में इन्होंने की है। साहित्य में इनका स्थान, नई कविता के समर्थ कवि हैं ये सर्वेश्वर दयाल जी और विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुमूल्य रचनाएं इन्होंने लिखी है और आधुनिक साहित्य के उत्कर्ष में पहुंचाने का योगदान दिया है। मेघ आए कविता के बारे में जान लेते हैं। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सज धज कर आए प्रवासी अतिथि, मतलब दामाद जो जमाई होते ना, उनसे की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, वैसा ही वातावरण मेघों के आने का सजीव चित्रण किया है इन्होंने और कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है इस कविता में। अभी हम कविता की लाइनों के अर्थ कर लेते हैं, 4-4 लाइनों के। सबसे पहले, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, यहाँ से लेकर बन ठन के संवर के मेघ आए वापस जो है 5वीं लाइन वहाँ तक। कवि कहते हैं कि आकाश में रंग बिरंगे बादल आ गए हैं। बादलों का आना ऐसा लग रहा है मान लो जैसे किसी शहर या गांव में कोई दामाद आया हो और बहुत ही सज धज कर संभल वहाँ पर आया है और सभी लोग उसकी आव भगत में लगे हुए हैं और पूरे गांव में हलचल है। जब गांव बहुत छोटे होते हैं तो वहाँ अगर कोई मेहमान भी आता है तो सबको पता चल जाता है। बड़े शहरों में तो नहीं पता चलता है, लेकिन छोटे छोटे गाँव में ये सब पता चल जाता है। तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं और किसी का मेहमान आता है तो सभी लोग उनसे मिलने जाते हैं, उनको अपने घर बुलाते हैं, है ना। और बादलों की आने की सूचना देने के लिए आगे आगे नाचती, आवाज़ करती हुई शीतल हवाएं आ रही है, जैसे छोटे छोटे बच्चे और आसपास के लोग सब सूचना देते हैं। हवा के कारण गलियों में खिड़की दरवाजे भी खुलने लग गए हैं, अर्थात लोग शीतल हवा का आनंद लेने लगे और झांक कर बादलों को देखते हैं और बादल भी घुमड़ उमड़ कर आ रहे हैं और गांव में सभी तरफ खुशी का वातावरण है। वर्षा होने वाली है और वर्षा रूपी अतिथि गांव में आने वाले हैं, इसके लिए सभी उनके सत्कार की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा है,
पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी, घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन संवर के। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि बादलों के आने से पहले चलने वाली हवा से वृक्ष झुक गए हैं। ऐसा लग रहा है मानो वे अपनी गर्दन को उठाकर बादलों को देखना चाह रहे हैं। जिस प्रकार दामाद के आने पर गांव के लोग सब उन मेहमान को उत्सुकता से देखते रहते हैं। और धीरे धीरे हवा बहुत तेज़ हो गई है, चारों ओर धूल उड़ रही है ना। और जो अनजान व्यक्ति है, जो ऐसा लग रहा है जैसे गांव का कोई दामाद आया हो, और ग्रामीण जो नव युवतियाँ हैं वह अपने अपने जो घाघरे हैं उसको समेटकर, मतलब लहंगे को समेटकर भाग रही हैं। और बादलों का आना नदी के लिए बहुत ही शुभ समाचार है। और दूसरी ओर जो गांव की बहुएं हैं वो दामाद को घूंघट उठाकर तिरछी नज़रों से देख रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे सचमुच दामाद और मेघ दोनों अच्छी तरह से सज धज कर आए हुए हैं। इसके बाद है, बूढ़े पीपल के आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधिलीन ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन संवर के। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि जब बादल गाँव में बरसने के लिए पहुंच गया है और तेज़ हवाएं चल रही है और पीपल भी उनके आदर में अपना सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम कर रहे हो, ऐसा लग रहा है, क्योंकि हवा से सब पेड़ झुक रहे हैं। और उनसे शिकायत कर रहे हो कि आप बहुत दिन बाद आए हो। और ससुराल में उनको सभी लोग विनम्र निवेदन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से उनका उलाहना दे देकर स्वागत भी कर रहे हैं। पीपल की उम्र बहुत होती है और वह प्रदूषण भी कम करता है, इसलिए उसे बुजुर्ग वृक्ष माना है। और उसकी हम लोग तो पूजा भी करते हैं ना पीपल के वृक्ष की, इसीलिए करते हैं कि पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। इसका ये वैज्ञानिक कारण भी है। और वृक्ष की आड़ में जो मेघ है वह तुरंत 1 वर्ष बाद जब बरस रहे हैं तो वहाँ के लोग उनसे उलाहना भी दे रहे हैं कि बहुत दिनों में आए हो। ग्रामीण लड़कियां अपने पति के सामने संकोच करती हैं, खुलकर सामने नहीं आती, इसलिए दामाद के आने पर किवाड़ के पीछे से झांक रही हैं। सब दरवाजे के पीछे से झांक झांक के देख रहे हैं, एकदम से बाहर नहीं आते हैं। गाँव में सब लोग कोई आता है उसके सामने। और बादलों को देखकर तालाब भी बहुत प्रसन्न हो रहा है कि अब ये बरसेंगे और वह भी पूरा भर जाएगा, और इसीलिए वह बादलों का स्वागत कर रहा है। उधर जो दामाद आए हैं वो भी घर के युवक साले सभी बहुत हर्षित हो रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। तालाब से परात भर भर कर पानी से उनके पैर धो रहे हैं और सभी बहुत ही प्रसन्न हैं, क्योंकि मेघ और दामाद बंठन कर संवर कर आए हैं। इसके बाद, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन संवर के। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो क्षितिज होता है, क्षितिज किसे कहते हैं, जहाँ पे हम दूर देखते हैं, दूर तक जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। तो क्षितिज पर सघन बिजली की चमक के साथ वर्षा प्रारंभ हो गई, मतलब बहुत दूर बारिश शुरू हो गई है। जैसे ही वर्षा शुरू हुई, ग्रामीणों के सभी तरह के भ्रम जो उन्हें थे वह सब दूर हो गए हैं कि वर्षा होगी या नहीं होगी। वर्षा होने लगी और सभी बादलों से माफ़ी मांगने लगे कि हमने आपके ऊपर शक किया, हमें क्षमा कर दो। और जैसे ही सबका भ्रम टूटा और सबकी आंखों से आंसू बहने लगे और सभी बहुत ही खुश हो गए और बादल भी बहुत अच्छे से बरस रहे हैं। और जो लता रूपी पत्नियां हैं वह भी झूम झूम कर अपने पति से, अट्टालिकाओं से मिल रही है और उनकी भी मन की शंका दूर हो गई है कि उन्हें पति भूल तो नहीं गए, और वे उनसे क्षमा मांग रही हैं और उनकी आंखों में खुशी के आंसू है। और वह क्योंकि उनके पति भी सज धज कर उनके पास आए हैं। यहाँ हमारी पंक्तियाँ ख़त्म हुई। अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1 है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें बताइए।
तो प्रश्न के उत्तर में हमें जो अभी कविता में जो भी प्रगतिशील क्रियाएं हैं उनके बारे में लिखना है। जैसे बादलों के आने पर हवा चलना, पेड़ों का झुकना, आंधी आना, है ना, नदियों का बहना, पीपलों का वृक्ष हवा के झोंके होना बहुत तेज, लताओं का अपने अट्टालिकाओं पर मिलन होना, तालाब का पानी भर जाना, क्षितिज से बिजली चमकती हुई और वर्षा होती हुई दिखाई देना, इस तरह की प्राकृतिक क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है। प्रश्न 2, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? धूल नवयुवती का प्रतीक है, पेड़ व्यक्तियों का प्रतीक है, नदी स्त्रियों का प्रतीक है, लता पत्नी का प्रतीक है, ताल साले का प्रतीक है। ये प्रतीक कहाँ है? हमारी जो ये कविता हमने पढ़ी है इसमें इन सबको इनका प्रतीक माना है। प्रश्न 3, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? लता ने बादल रूपी मेहमान को बड़ी उत्सुकता से देखा क्योंकि वह पूरे 1 वर्ष बाद आए थे और उससे भी अधिक समय लग गया था। वह अपने मायके में थी, इसलिए वह किवाड़ की ओट से उन्हें उत्सुकता से देख रही थी। भाव स्पष्ट कीजिए। क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भरम की। इसमें नायिका को यह भ्रम था कि अब वे नायक जो है उनके पति वो नहीं आएंगे और उन्हें इस बात की शंका थी कि अब वह दूर हो गए हैं, लेकिन उनका यह भ्रम टूट गया और उन्होंने शर्मिंदा होकर उन पति से, अपने प्रेमी से क्षमा मांगी। और ग्रामीणों को भी जो शंका थी कि बादल नहीं बरसेंगे, और बादल भी बरसे और सबकी शंका दूर हो गई और सभी लोग शर्मिंदा थे, सभी ने बादलों से भी क्षमा मांगी। दूसरी लाइन है, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सरके। इसका है बादल आए और नदी भी बहुत प्रसन्न हो गई और तिरछी नज़र से घूंघट ऊपर कर करके बादलों को देख रही हो, ऐसा लग रहा था मानो। और वह शर्मा रही थी, उसमें लहरें उठ रही थी, लहरें ही पर्दा है, और दामाद के आने की प्रतीक्षा कर रही थी और पर्दा उठाकर उत्सुकता से उसे देख रही थी। प्रश्न 5, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ? तो जो बादल रूपी या मेघ रूपी मेहमान आए हैं उससे पूरे वातावरण में हलचल हो गई, सब दरवाजे खिड़की खुलने लगे, पेड़ हिल हिल कर झुक झुक कर उनका स्वागत करने लगे और तालाब में भी हलचल हो गई, नदी भी धूल उड़ने लगी, नदी की लहरें भी ठिठकने लगी और जो क्षितिज में बिजली चमक रही थी वह पानी बरस रहा था। इस तरह वातावरण गतिशील हो उठा और सक्रिय हो गया। प्रश्न 6, मेघों के लिए बन-ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? क्योंकि मेघों को मेहमान की तुलना की गई मेघों से, और मेहमान हमेशा बन-ठन कर सज-धज कर संवर कर ही आते हैं, इसलिए मेघ को बन-ठन संवर कर आने की बात कही गई है। प्रश्न 7, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखो। मानवीकरण अलंकार तो अभी पहले वाली कविता में भी आए थे। जहाँ भी किसी मनुष्य से तुलना हो प्रकृति की, वहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, है ना, प्रकृति की या किसी चीज़ की। तो जैसे मेघ आए बन ठन कर संवर कर, है ना, आगे आगे नाचती बयार चली, और धूली भागी घाघरा उठाए, हरसाया ताल, बोली अकुलाई लता, पेड़ झुकी झांकने, दामाद के रूप में, ब्यार का स्त्री रूप में, ग्रामीण पुरुषों के रूप में, नवयुवती के रूप में, बुजुर्गों के रूप में, पीपल के वृक्ष को बताया ना, पत्नी रूप में, साले के रूप में, इस तरह से मानवीकरण हुआ है इस कविता में। और रूपक अलंकार का उदाहरण है क्षितिज अटारी गहराई, दामिनी दमकी, इसमें है रूपक अलंकार। प्रश्न 8, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उसका वर्णन कीजिए। गांव में दामाद आते हैं तो लोग सत्कार स्वागत करते हैं और नवयुवती अनजान पुरुष के आने पर भागकर चली जाती है। ग्रामीण स्त्रियां पर्दा करती है। दामाद का घर में बुजुर्ग झुक झुक कर स्वागत करते हैं और साले आकर पैर धोते हैं। गांव में पति पत्नी आपस में सबके सामने बात नहीं करते हैं, एकांत में बातें करते हैं। इस तरह के रीति रिवाजों का वर्णन इस काव्य में किया गया है। प्रश्न 9, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव के मेहमान के आने पर जो रोचक वर्णन किया उसे लिखिए। कविता में बादलों के आगमन पर गांव के मेहमान के आने के समान प्रस्तुत किया है। यह गांव के किसान को आकाश में जब बादल आते हुए दिखाई दिए
तो वो बहुत ही खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ भी झुक झुक कर उनका स्वागत कर रहे हैं। नदी तालाब भर गए हैं, उनमें भी उथल पुथल होने लगी है और प्रकृति में जो सभी धूल उड़ रही है ना, मेघों के आने पर वैसी ही हलचल गांव में हो रही है जैसे कि किसी के घर जब दामाद आता हो तब हलचल होती है। गांव में तो दामाद अगर एक घर में आए तभी भी पूरे गांव के लोग उसे अपना दामाद समझते हैं और ऐसा लगता है पूरे गांव में कोई मेहमान आए हैं। उस तरह की उत्सुकता गांव के लोगों में देखने को मिलती है और इस तरह से बहुत ही रोचक वर्णन किया है कवि ने। प्रश्न 10, काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इसमें लिखा है नगर में आने वाले मेहमान के आगमन पर जो हर्ष का वातावरण बन जाता है उसको यहाँ पर बताया है। जैसे मेहमान के रूप में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और सरल सुबोध, बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है। अनुप्रास और रूपक अलंकार इस कविता में लाइनों में प्रयोग किए गए। अब प्रश्न 11, वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखकर एक अनुच्छेद लिखो। यह आपको अपने वर्षा के दिन में आपके आसपास और कैसा महसूस करते हो, क्या आपका कैसा वातावरण होता है, ये आपको स्वयं बना के उत्तर लिखना है और अपने कक्षा में जो पढ़ाते हैं टीचर उनको दिखाना है। कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? क्योंकि पीपल की आयु बहुत लंबी होती है, बहुत पुराने वृक्ष होते हैं बड़े बड़े पीपल के, इसलिए उन्हें बड़े बुजुर्ग कहा है। कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। हमारे यहाँ अतिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है। आपको इसके क्या कारण नज़र आते हैं, लिखिए। तो इसमें ये बता सकते हैं हम कि हमारे यहाँ जब दामाद या मेहमान आते हैं तो उनका बहुत ही विशेष महत्व है और उसके प्रति गांव में घर के लोग सभी आदर सत्कार में लग जाते हैं। और आज इसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य अपने आप में केंद्रित हो गया है और स्व केंद्रित हो गया है और औरों के संबंध शिथिल होते जा रहे हैं मेहमानों से। लेकिन फिर भी मैं ये बताऊंगी कि दामाद को तो सब अभी भी सत्कार करते ही हैं। बस ये है कि जैसे कविता में बताया कि पूरे गांव के लोग खुश हैं और ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल सब अपने अपने में हो गए हैं, अपने परिवार में ही सिमट कर रह गए हैं, इसलिए दूसरे अतिथियों का स्वागत सत्कार वैसा दिखाई नहीं देता, सब औपचारिकताएं हो गई है। प्रश्न 14, कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने शब्दों में प्रयोग करो। तो पहला है बन ठन के, तो इसमें लिख सकते कि मेरी बहन की शादी थी, उसमें मैंने बन ठन कर डांस किया या मैं नाची। सुधि लेना, अपने जो रिश्ते नाते वाले लोग होते हैं उनकी हमेशा सुधि लेते रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए उन्हें। गांठ खुलना, मैंने अपने दोनों मित्रों को मिलाया और दोनों के मन में जो मतभेद था उसे दूर किया। फिर मिलन के अश्रु, बहुत दिनों बाद जब कोई किसी से मिलता है तो खुशी के जो आंसू होते हैं उसे मिलन के अश्रु कहते हैं। प्रश्न 15, कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनाइए। कविता में जो गांव के जो शब्द हैं, आंचलिक शब्द मतलब जहाँ जो जिस अंचल में लिखी गई है वहाँ के जो शब्द हैं उनकी सूची बनाना है। तो इसका हो जाएगा किबार, मतलब किवाड़ को दरवाजे का बोलते हैं ना, किबार, अटारी, सुधी, लीनी, जुहार, पाहुन, ब्यार, और भी आप छांट सकते हो, देखना। प्रश्न 16, मेघ आए कविता में सरल सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसकी कविताओं की लाइन लिख देंगे। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए, है ना, बिल्कुल सीधी सरल भाषा है, समझ में आ रही है। और इसके बाद है पाठ्येतर सक्रियता, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट कार्य है ये बसंत ऋतु के आगमन पर अपने शब्द में उसका वर्णन करें। और फिर एक अपठित गद्यांश दिया है, कविता मतलब कविताओं की लाइनें, ये कविता वाला है और इसमें नीचे प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर लिखना है। प्रश्न 1 है, हल्के अभिनंदन में किसके अभिनंदन की बात हो रही है? हल्के अभिनंदन में किसान के अभिनंदन की बात हो रही है। दूसरा है, प्रस्तुत कविता के आधार पर बताइए कि मेघों के आने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हुए, है ना। दामिनी दमक गई, दादूर के गले खुल गए, धरती का हृदय खुल गया, कीचड़ हरिचंदन बन गया। प्रश्न 3 है,
पंख बना हरी चंदन से क्या आशय है? कीचड़ चलने से उसके छींटे माथे पे लग रहे हैं, इसलिए ईश्वर ने इसका चंदन लगाते हैं। इस तरह से कीचड़ भी लग गया, इसलिए बताया है कि वह हरी चंदन बन गया है। जो अगला प्रश्न है, पहली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आएगा अनुप्रास अलंकार। मेघ आए और मेघ बजे किस इंद्रिय बोध को संकेत करते हैं? मेघ आए आँखों का और मेघ बजे कानों का, क्योंकि बादल आने पर दिखाई देते हैं और गर्जना भी सुनाई देती है। फिर प्रश्न है अगला, अपने शिक्षक और पुस्तकालय की सहायता से केदारनाथ सिंह की बादलों, सुमित्रा नंदन पंत की बादल और निराला की बादल राग कविताओं को ढूंढो और पढ़ो अपने पुस्तकालय से। और इस तरह से ये हमारा पाठ ख़त्म हुआ। और इसको आप सुने, पढ़ें, याद करें, समझें, और कोई दिक्कत हो तो अपने कक्षा के शिक्षक से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।